गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में। देखो ये ना एक गैस फिल डिटेक्टर का पार्ट है बेसिकली, और रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। इसमें क्या होता है, गैस है, एक ट्यूब है, राइट, एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर गैस भरी होती है, और उसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल करता है तो उस गैस को आयोनाइज करता है, राइट। और जो आयोनाइज जो होता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और एटम जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एटम जो पॉजिटिव हो जाता है उसको आयन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया। अब ये दोनों को क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई कर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज आयन का मूवमेंट होता है, राइट। तो दे आर कलेक्टेड एट द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और आयंस जो पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, वहां पे जाके मिलेंगे, और फिर वो सर्किट कंप्लीट होगा, उससे करंट निकलता है, राइट। और वो अमाउंट ऑफ जो करंट जो होता है वो जो रेडिएशन उसमें फॉल हुआ है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसके प्रोपोर्शनल होता है, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, और उससे क्या होता है कि रेडिएशन का डिटेक्शन होता है। बाकी चीज जो है हम लोग डिटेल जो है प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। बेसिक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये था, राइट, डिटेक्शन का। बाकी अगेन जो बुक जो मैंने रेफर करा है वो बुक है रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, 4th एडिशन बाय ग्लीन एफ कैनॉल, राइट, रिटन बाय दिस फेलो। इट इज द पब्लिकेशन जो है वो जॉन विले एंड सन्स का है, और ये जो आर्टिकल जो है वो 2012 का है शायद, राइट। 2011 और 2012 का एडिशन है, 2012 का एडिशन है, राइट। तो इस बुक से लिया हुआ है। सो इस बुक का चैप्टर 6 जो है वो है प्रोपोर्शनल काउंटर्स, राइट। नाउ बोल रहे द प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है, इज ए टाइप ऑफ गैस फिल डिटेक्टर है। पहली चीज क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ गैस फिल डिटेक्टर एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1940s। 1940s में इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रोपोर्शनल काउंटर को, राइट। एंड इट इज ए प्रोपोर्शनल काउंटर जो है वो क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ गैस फिल डिटेक्टर। तो पहला तो ये हुआ, प्रोपोर्शनल काउंटर इज ए टाइप ऑफ गैस फिल डिटेक्टर विच वाज इंट्रोड्यूस इन 1940s में, 1940 के आसपास में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है, इन कॉमन विथ गाइगर मूलर ट्यूब, जो जीएम ट्यूब जो आप लोग जानते हो, जीएम ट्यूब्स में कॉमनलिटी क्या है, इन कॉमन विथ जीएम ट्यूब प्रोपोर्शनल ट्यूब जो है आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड इन पल्स मोड, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हुई कि प्रोपोर्शनल काउंटर जो है या प्रोपोर्शनल ट्यूब जो है इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, राइट, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड इन पल्स मोड, राइट। और दूसरी बात आपको क्या समझ में है, जो जीएम ट्यूब भी जो है वो भी पल्स मोड में ऑपरेट होता है। पल्स मोड में ऑपरेट होने का मतलब क्या है कि एक एक पल्स डिटेक्ट होएगा, समझिए, एक पल्स एक रेडिएशन आएगा, राइट, उसका डिटेक्शन होगा, उसके बाद दूसरे रेडिएशन का डिटेक्शन होगा, लाइक दिस, राइट। तो वो पार्टिकल को काउंट भी कर सकता है उसके हिसाब से, राइट। नाउ एंड दूसरी बात क्या है कॉमन में जीएम ट्यूब के साथ, कि इट रिलाइज ऑन द फेनोमेना ऑफ गैस मल्टीप्लीकेशन टू एम्पलीफाई द चार्ज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों में कॉमन है, प्रोपोर्शनल काउंटर में और जीएम काउंटर में, कि ये क्या करता है कि जो गैस जो आयन पेयर्स जो बनते हैं, जब आयोनाइज होकर, जब गैस आयोनाइज होता है तो आयन पेयर बनते हैं, और उस आयन पेयर का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। और
वो मल्टीप्लिकेशन होकर के चार्ज जो होते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाते हैं, राइट। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेनोमेना को बोलते हैं, फेनोमेना ऑफ गैस मल्टीप्लिकेशन टू एम्पलीफाई चार्ज। क्या यूज करते हैं? दोनों में क्या कॉमन है जीएम ट्यूब में और इसमें? जीएम ट्यूब में पहला प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर और प्रोपोर्शनल काउंटर में कॉमन पॉइंट क्या है कि दे आर ऑपरेटेड इन पल्स मोड, और दूसरा दे रिलाई ऑन फेनोमेना ऑफ गैस मल्टीप्लिकेशन टू एम्पलीफाई चार्जेस, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल आयन पेयर्स क्रिएटेड विद इन द गैस। जो ओरिजिनल आयन पेयर जो क्रिएट हुए थे उसको एम्पलीफाई करते हैं बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड गैस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। दूसरा, आगे चलते हैं। पल्सेस जो बने आर देयरफॉर कंसिडरेबली लार्जर देन दोज फ्रॉम द आयन चैम्बर्स। देखो, गैस फील्ड डिटेक्टर जो है वो क्या होता है? वो अलग अलग मोड में ऑपरेट होता है, राइट। तो पहला मोड जो है वो आयोनाइजेशन चैम्बर का मोड है। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है कि गैस जो आयोनाइज हुआ है उसके आयन पेयर को सिर्फ कलेक्ट किया जाता है, कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होता गैस आयोनाइजेशन चैम्बर में। जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर का यूज जो है डोज कैलकुलेटर में होता है, तो डोज कैलकुलेटर में जो भी रेडिएशन फॉल होता है वो उससे आयन पेयर क्रिएट होते हैं और वही आयन पेयर को कलेक्ट, सारे आयन पेयर को कलेक्ट कर लिया जाता है। इतना ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है कि सिर्फ वो आयन पेयर जो हो वो जाकर के कलेक्ट हो जाए रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। समझ गया? ताकि वो क्या हो कि जो इनिशियल एनर्जी जो डिपॉजिट हुई हो उसके प्रोपोर्शन में वो एनर्जी डिपोजिशन उसको पता चल पाए। आप समझ पाए? मतलब जैसे आया कोई फोटोन तो जितनी एनर्जी उसने डाली उसी के बराबर आयन पेयर बनेंगे और वही सारे के सारे आयन पेयर कलेक्ट हो गए। तो प्राइमरी आयोनाइजेशन जो भी है उसको बोलते हैं प्राइमरी आयोनाइजेशन, जो फर्स्ट बार हुआ। अब यदि इसमें कोई भी चेंज होएगा, अब इसको मान लो कि चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ज्यादा बना दें, जैसे गैस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में होता है, तो वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्रिएट होगा। सेकेंडरी मतलब कि अब मान लो कि ऐसे समझ लो कि अभी कुछ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक एटम को आयोनाइज किया था, तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ या इलेक्ट्रॉन पे, तो ये मान लो कि एक ही यदि निकला या 10 निकले, तो 10 जो निकलेंगे, जो इनिशियल जो भी रेडिएशन आएगा उस पे वो क्या होगा, 10 जो बने वो प्राइमरी आयोनाइजेशन होंगे। लेकिन इसको जब हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेलरेट होते हैं, मूव करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है। तो जब एनर्जी मिलती है तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये गैस के अदर मोलिक्यूल से भी टकराएंगे और उसके बाद यदि उसको आयोनाइज कर रहे हैं, उससे जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगा उसको सेकेंडरी आयोनाइजेशन बोलते हैं। डिड यू गॉट इट? प्राइमरी आयोनाइजेशन और सेकेंडरी आयोनाइजेशन में डिफरेंस पता चला? उसको है आयोनाइजेशन ही, लेकिन उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो बोल रहे हैं पहले कि पल्सेज जो मिलेंगे यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल काउंटर में, जो पल्स मिलेगा वो गैस मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, यहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है उससे जो चार्ज एम्पलीफाई हो जा रहा है, तो चार्ज के नंबर बढ़ गए, तो पल्स का साइज जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू आयोनाइजेशन चैम्बर में, क्योंकि आयोनाइजेशन चैम्बर में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो यही लिखा है कि पल्सेस आर देयरफॉर कंसिडरेबली लार्जर देन दोज फ्रॉम आयन चैम्बर्स। ठीक है। यूज्ड अंडर द सेम कंडीशन, मतलब सिमिलर कंडीशंस था, सिमिलर कंडीशंस में दोनों ही ऑपरेट हो रहे हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर भी हो रहा है और प्रोपोर्शनल काउंटर भी हो रहा है, तभी भी प्रोपोर्शनल काउंटर का जो पल्स जो होगा इट विल बी लार्जर देन द आयोनाइजेशन चैम्बर। हाँ, तो ये क्वेश्चन कोई मान लो कि वाइवा में भी पूछ सकता है कि भाई दोनों के पल्स के साइज में क्या डिफरेंस आएगा। तो पल्स जो होगा, पल्स ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर विल बी लार्जर देन द आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, पल्स का साइज जो होगा वो हमेशा लार्जर होगा। वो आपको और भी डायग्राम से क्लियर होगा, बट अभी इतना बात याद रखो ब्रीफ। अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में, बट ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्रोपोर्शनल काउंटर
कैन बी अप्लाइड, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, तो कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशंस इन विच द नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड बाय रेडिएशन इज टू स्मॉल। मतलब जो आयोनाइजेशन जो हो रहा है, रेडिएशन जब फॉल हो रहा है, तो जो आयन पेयर्स जो बन रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यदि बहुत कम हो रहे हैं जहां पर भी है, वहां पे हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर को यूज कर सकते हैं। राइट, यही बोल रहा है कि इट इज प्रोपोर्शनल काउंटर कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशंस इन विच द नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड बाय द रेडिएशन इज टू स्मॉल। राइट, इतना छोटा है, इतने कम है टू परमिट सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन इन पल्स टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, ताकि इतना कम हो रहा है कि जो आयोनाइजेशन, जो पल्स टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर जो होते हैं, राइट, वो उसमें ऑपरेट नहीं हो सकते, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते आप मेरे बात समझ रहे हो कि इतने कम होते हैं। जैसे देखो आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या था, आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने एक ही प्रिंसिपल यूज करा कि जो आयोनाइजेशन जो होगा, प्राइमरी आयोनाइजेशन, वो कलेक्ट हो जाना चाहिए, इतना ही है। तो यदि मान लो कि बहुत कम जेनरेट ही हो रहा है, तो हम आयोनाइजेशन चैम्बर जो होगा वो पल्स मोड में हम काम नहीं कर सकते, समझ गए। तो इसलिए उस केस में हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर यूज करते हैं, जो उसी तरह की फैसिलिटी चाहिए। आयोनाइजेशन चैम्बर जैसे पल्स मोड में काम कर रहा था, उसी तरह से यदि पल्स मोड में मुझे ऑपरेट करना है, कोई चीज डिटेक्ट करना है, राइट, कि जहां पे रेडिएशन जब फॉल हो रहा है, तो आयन पेयर, नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो हैं वो काफी कम जेनरेट हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इट इज वी यूज प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। क्या राइट, देखो, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर हैज बीन in the detection and spectroscopy of लो एक्सरे एनर्जी और गामा रे एनर्जी। मतलब उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, समझ गए? करेक्ट। तो वो क्या है, जनरली चूंकि आप लोग तो पढ़ते हो बस उतनी ही काम की बातें, और वहीं पे घुस करके एग्जामिनर जो है वो आपको पकड़ता है। गैस मल्टीप्लिकेशन वाली बात, गैस मल्टीप्लिकेशंस की बात है। बाकी चीजें जो डिटेल्ड जो आप पढ़ोगे वो आपको वाइवा में काम आने वाला है। तो वाइवा के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि वहां पे लोगों का पर्पस ही होता है फिल्टर करना। 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट आकर के मान लो कंपीट करके आए हुए हैं, उसमें से उसको एक को रखना है, तो वो क्या करेगा, वो तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही कि किसको ज्यादा अच्छे से पता है, किसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और कौन जहां तक जो एक जनरल लेवल है उससे आगे कौन है, बियॉन्ड दैट लेवल कौन है, उसको पिक करना है। तो वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ वैसी चीजें पूछेगा कि जो जनरल लोगों को पता नहीं होगा, वो आप ही को पता होगा, क्योंकि आपने जाकर के डीप स्टडी करी है, राइट। तो पहला एक क्या बोला, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर हैज बीन इन द डिटेक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लो एनर्जी एक्सरे रेडिएशन। एक्सरे या गामा रे में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ओरिजिन का फर्क है। जो एटॉमिक फेनोमेनन जो है वो एक्सरे है, और न्यूक्लियर फेनोमेनन जो है वो गामा रे है। गामा रे का इमिशन जो है न्यूक्लियर में डिस्टर्बेंस होता है, उसके चलते होता है, और वहां पे एटॉमिक फेनोमेनन है, मतलब एटॉमिक मींस सेल्स में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है और फिर जंप होता है हायर सेल से लोअर की तरफ, तब जाकर के जो एनर्जी निकलती है वो एक्सरे होती है। तो आफ्टर इमिशन कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है, और ओरिजिन में वहां पे डिफरेंस है कि एक एटॉमिक फेनोमेनन है और दूसरा जो न्यूक्लियर फेनोमेनन है। तो पहला क्या बोला कि लो एनर्जी एक्सरे को डिटेक्ट करना है, उसके लिए भी हम प्रोपोर्शनल काउंटर यूज कर सकते हैं, या लो एनर्जी गामा रे को भी यदि डिटेक्ट करना है तब भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोला, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन की एनर्जी डिटरमिन करते हैं कि वो कितनी एनर्जी का था, समझ गए।
किस एनर्जी का रेडिएशन आया, वो चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम खींचते हैं बेसिकली। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हाँ, इधर की तरफ जो होती है वो एनर्जी होएगी आपकी, ई का वैल्यू होगा, राइट, एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो भी आएंगे, राइट, और इधर होगा आपके पास नंबर, कितने आए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर, ये सिर्फ जो होगा वो क्या होगा, एन होगा, नंबर। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी के कितने फोटोन आए उसका ग्राफ जो है वो स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको, एनर्जी का। और इसी को स्पेक्ट्रोमीटर भी लोग बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई शुरू होगा तो इस टाइप का जो कर्व आता है, राइट, हाँ, आपका ये ऐसे करके स्पेक्ट्रम हुआ। तो इसमें देखो क्या है कि हर एक एनर्जी पे वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोटोन्स आपको मिल सकते हैं। आप इधर आके रीड करोगे तो ये इस पर्टिकुलर एनर्जी का, इधर की तरफ चलोगे, इस पर्टिकुलर एनर्जी का कितने फोटोन है, तो इसे जाएंगे ऊपर, और इस जिस पॉइंट को कट कर रहा है उधर से पैरेलल लाइन खींचेंगे और इस पे आकर के इस एक्सिस पे जाके पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर जो थे इस एनर्जी के थे। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम खींचना, इसी को स्पेक्ट्रोम, ये जो स्पेक्ट्रम जो बनता है वो किससे बनता है, एक इंस्ट्रूमेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन में जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, राइट, स्पेक्ट्रोमीटर, उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, करेक्ट, स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। ये स्पेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट से ये ग्राफ बन जाता है, वो एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ग्राफ है। इसको लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, राइट, स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं, या इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलेंगे या स्पेक्ट्रोमेट्री बोलेंगे। तो पहला चीज क्या हुआ कि आपको क्या पता चला कि प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज एज ए स्पेक्ट्रोमीटर किया जा सकता है, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए, एनर्जी पता करने के लिए भी करा जा सकता है। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट अभी अवेलेबल हैं मार्केट में वो क्या है, लो एनर्जी एक्सरे रेडिएशंस के लिए है, करेक्ट। वेयर द प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर्स, और इसके प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर कौन है प्रोपोर्शनल काउंटर का, तो प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर जो है सिलिकॉन बेस्ड डिटेक्टर है। और सिलिकॉन बेस्ड डिटेक्टर कौन सा है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड डिटेक्टर हो गया। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का भी लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है। तो कंपटीटर कौन बना, प्रोपोर्शनल काउंटर का कंपटीटर बना सिलिकॉन बेस्ड डिटेक्टर, ठीक है जी, क्लियर। Proportional counters are also widely used in the detection of neutrons. न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज किया जाता है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर की यूज पता चल गया, डिटेक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लो एनर्जी एक्सरे या गामा रे, राइट। इसके प्रिंसिपल कंपटीटर कौन कौन से हैं, सिलिकॉन बेस्ड डिटेक्टर से हैं प्रोपोर्शनल काउंटर का, और प्रोपोर्शनल काउंटर आर आल्सो वाइडली यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका रोल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं तो लोग ज्यादातर जब आप बाकी बुक कोई पढ़ोगे, जहां तक देखोगे, तो लोग कॉमन लोगों को ये पता है कि नहीं प्रोपोर्शनल काउंटर का कहाँ कोई यूज होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज है। आपको पता चल गया, करेक्ट, गुड, आगे चलें, वेरी नाइस। अब है प्रोसेस जो है यहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन का। अब गैस मल्टीप्लिकेशन हेडिंग है और उसका सब हेडिंग जो है वो क्या है, एवलांच फॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर में गैस मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, गैस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके गैस मल्टीप्लिकेशन के सब हेडिंग में क्या है, एवलांच फॉर्मेशन, राइट। नाउ
gas multiplication is a consequence of increasing electric field within the gas to a sufficiently high value. क्या है? Gas multiplication is a consequence of increasing electric field within the gas to a sufficiently high value. Yes. Right? फाइन. तो पहला लाइन देखो क्या बोल रहे हैं कि गैस मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द गैस टू ए सफिशिएंटली हाई वैल्यूज. मतलब यदि ये मान लो कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर गैस है और इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, राइट. तो बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट होगा. तो जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे एक, हाँ, बैटरी का वोल्टेज जब बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा. तो एक बार जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट, तभी जाकर के गैस मल्टीप्लिकेशन होता है. तभी जाके गैस मल्टीप्लिकेशन होता है. एक थ्रेशोल्ड होगा, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जैसे जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्टेज विच इज इन टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द गैस जो होगा वो तब जाकर के गैस मल्टीप्लिकेशन होएगा. बिफोर दैट द गैस मल्टीप्लिकेशन विल नॉट अकर. ठीक है. एट लो वैल्यूज ऑफ द फील्ड, लो वैल्यूज पे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस created by incident radiation simply drift to their respective collecting electrodes. राइट. वो क्या होता है उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक, सपोज करो कि ये एनोड का ये वायर है, करेक्ट. ये एनोड वायर है, राइट, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट. और ये जो है वो कैथोड से कनेक्टेड है, करेक्ट. अब देखो ये क्या बोल रहा है, एट लो वोल्टेज, जब लो वैल्यूज होता है, लो वैल्यूज ऑफ द फील्ड, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो लो वोल्टेज है. तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो भी यहाँ पे क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे और आयन बनेंगे, क्योंकि गैस जब आयनाइज होगी, राइट, तो आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा. तो ये क्या बोल रहा है, created by incident radiation simply drift to their respective collecting electrode. मतलब वो simply drift करना मतलब उधर की तरफ मूव करते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं लगाया जा रहा, अपने आप ड्रिफ्ट कर रहा है. वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज का जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे एनोड जो है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उधर की तरफ वो आ रहे हैं. उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा. या वही बोल रहा है, एट लो वैल्यूज ऑफ द फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस क्रिएटेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन सिंपली ड्रिफ्ट टू देयर रेस्पेक्टिव कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स. मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाएगा और आयंस जो होंगे पॉजिटिव आयन वो कैथोड पे जाएंगे. ठीक है. ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ दीज चार्जेस, जब ये चार्ज मूव करेंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो क्या होगा, मेनी कोलिजन्स नॉर्मली अकर विद इन न्यूट्रल गैस मोलिक्यूल्स. तो क्या होता है, वो टकराते हैं, बाकी जो न्यूट्रल गैस मोलिक्यूल्स जो हैं उनसे ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टकराते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं. बिकॉज ऑफ देयर लो मोबिलिटी, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन achieve very little average energy between the collisions. अब देखो क्या है कि कौन तेजी के साथ चलेगा और कौन स्लो चलेगा. जैसे एक एटम है, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लो, तो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होगा और एटम पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो वो पॉजिटिव आयन बना, करेक्ट. तो पॉजिटिव आयन तेजी से चलेगा कि इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है. और आयन जो है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो हेवियर है, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलेगा, करेक्ट. उसी तरह से कोई न्यूट्रल एटम है और उसके ऊपर आकर के कोई एक इलेक्ट्रॉन अटैच हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा,
करेक्ट। तो जब निगेटिव आयन जब बनेगा वो भी हेवियर होगा इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट, तो वो भी स्लो चलेगा, करेक्ट। तो यही बोल रहा है, देखो, बिकॉज ऑफ देयर लो मोबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं अचीव वेरी लिटिल एवरेज एनर्जी बिटवीन द कोलिजन्स। जब वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उस कोलिजन में भी कम एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स on the other hand are easily accelerated by the applied field and may have a significant kinetic energy when undergoing such a collision। आप समझ रहे हो बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो दोनों पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है और आयन पे भी लग रहा है, लेकिन आयन हेवियर हैं इसलिए वो स्लो चलते हैं। तो स्लो चलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलर है तो वो सेम फील्ड से भी एक्सेलरेट करोगे तो वो हाई एनर्जी गेन करेगा, राइट। तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, राइट, करेक्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, राइट, जब इलेक्ट्रॉन किसी के न्यूट्रल एटम के साथ जब कोलाइड करेगा तो उस केस में उसके पास क्या होगा, चूंकि हेवी एनर्जी है, ये बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है जब वो कोलाइड कर रहा है तो, और आयन कोलाइड करेंगे तो ये समझना है आपको, हमेशा दिमाग में रखना है कि आयन जब कोलाइड करेंगे न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल के साथ तो आयंस के पास कम एनर्जी है, वो इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से जाकर के न्यूट्रल एटम को हिट करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले? वेरी नाइस। इफ this energy is greater than the ionization energy of the neutral gas molecule, right? If this energy is greater than the ionization energy of the neutral gas molecule, क्या होगा? It is possible for an additional ion pair to be created in the collision. Yes, sir. ठीक है, जब कोलाइड करेगा, जैसे मान लो कि एक जो है ये एटम है आपका, एक न्यूट्रल एटम है, राइट, ये न्यूट्रल एटम है। ओहो, लिखना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं लिख दीजिए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल ये हो गया आपका न्यूट्रल एटम, करेक्ट। ये न्यूट्रल एटम है। तो अब देखो, मान लो कि यदि इलेक्ट्रॉन है ये, करेक्ट, और ये जब इससे कोलाइड करेगा इससे, तो चूंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, राइट, कि इसके एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, नॉकआउट हो जाएगा इसका। यदि कब होगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो न्यूट्रल एटम्स के से ज्यादा होगी, गैस मॉलिक्यूल से ज्यादा यदि होगी, तभी ये इसको, इसकी एनर्जी जब ज्यादा होगी तभी यहां से ये निकाल पाएगा, करेक्ट। और जब जैसे ये निकालेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसने क्या कर दिया, एडिशनल क्रिएशंस कर दिया, एक नया क्रिएट हो गया ना। ये तो प्राइमरी था, और प्राइमरी से अभी क्या हो, ये आयोनाइजेशन जो हुआ वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन हुआ, समझ गए। तो यही बोल रहा है, इफ दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल, इट इज पॉसिबल फॉर एन एडिशनल आयन पेयर टू बी क्रिएटेड इन द कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो एडिशनल आयन पेयर जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये बन गया, और ये एटम, न्यूट्रल एटम जो है वो फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बनेगा आपका ऐसे करके। आफ्टर कोलिजन जो होगा वो आयन बनाइए, एक आयन बन जाएगा, आयन और प्लस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये जो एक इलेक्ट्रॉन लगा था, समझ गए, ये वाला लाइन। बिकॉज नाउ से, because the average energy of the electron between collision increases with increasing electric field. अब there is a threshold value of the field above which this secondary ionization will occur. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि चूंकि एवरेज एनर्जी जो हो रही है, बिकॉज द एवरेज एनर्जी बिटवीन because the average energy of electron between collision क्या होता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि वोल्टेज बढ़ाओगे उसका तो एवरेज एनर्जी जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी ज्यादा है, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा फील्ड का कि जिसके एबव जाएंगे, जब ए थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द फील्ड एबव विच सेकेंडरी आयोनाइजेशन विल अकर। जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब रीच करेगा, वो सफिशिएंट एनर्जी जब गेन कर लेगा, तब क्या करके वो इसको आयोनाइज कर पाएगा। अदरवाइज आयोनाइज नहीं, उसके इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल से यदि वो कम एनर्जी गेन कर रहा है तो उसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा, करेक्ट। हाँ, नहीं कर पाएगा यदि उससे कम होगा तो, लेकिन जब उस वैल्यू से ज्यादा आएगा तब इसको क्या करेगा, आयोनाइज कर पाएगा। क्लियर, राइट। in typical gases at atmospheric pressure there is a threshold up to the order of 10 to the power 6 वोल्ट पर मिनट। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर टिपिकल गैसेस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब गैस जो भी इंक्लूडेड है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस है, राइट। तो उस केस में ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो कितना है, 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। मतलब वो डिस्टेंस के हिसाब से बोल रहा है, 1 मीटर पे ये चेंजेस जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 to the power 6 वोल्ट का होना चाहिए। वो फील्ड होना इतना पर मीटर, करेक्ट करेक्ट, गॉट इट। तो ये वैल्यू जो है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसका, तब जाकर के वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर पाएगा। तो देखो यहाँ पर ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन सकता है और कोई पूछ सकता है कि किस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जो है ये सेकेंडरी आयोनाइजेशन होएगा एक गैस में। यदि गैस फील्ड डिटेक्टर है और सेकेंडरी आयोनाइजेशन यदि आप एक्सपेक्ट करते हो तो किस पर्टिकुलर वैल्यू पे होएगा, तो वो आंसर क्या है, 10 to the power 6 वोल्ट पर मिनट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर, आगे चलूं। The electron liberated by this secondary ionization process will also be accelerated by the electric field। अब समझ में आया बात, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकला सेकेंडरी आयोनाइजेशन से वो भी एक्सेलरेट होएगा। ऐसा नहीं हो रहा कि वो पहले वाले ही प्राइमरी वाले हैं वही एक्सेलरेट होंगे। Electrons liberated by this secondary ionization process, right, secondary will also be accelerated by the electric field। electric field जो होगा वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि प्राइमरी आयोनाइजेशन था या सेकेंडरी आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन बने थे या आयन बना था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते सेकेंडरी आयोनाइजेशन वाले भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी एक्सेलरेट होंगे, करेक्ट। During its subsequent drift, right, it undergoes collision with other neutral gas molecules and thus create additional ionization। अब क्या होता है, नहीं, अभी देखो पहला क्या था, पहला एक था, सपोज करो एक जो था प्राइमरी से बना, राइट, उसके बाद एडिशनल से एक और बन गया, राइट, दो बने। अब ये दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं और दोनों जाकर के हिट करेंगे नए मोलिकुल्स को, समझ गए। तो वहां से फिर दो और निकलेंगे, राइट। तो अब 4 बन गए। अब चारों एक्सेलरेट होंगे फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो 4 के 4 और जाकर के 4 को निकालेंगे, तोड़ेंगे, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8 बनेंगे। तो ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं, समझ गए। इसलिए उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इट सब्सिक्वेंट ड्रिफ्ट। मतलब सब्सिक्वेंट ड्रिफ्ट मतलब वो जो अब आगे बढ़ेगा, वो मूव करता जाएगा, तो क्या करेगा, इट अंडरगोज कोलिजन विथ अदर न्यूट्रल गैस मोलिकुल्स एंड दस कैन क्रिएट एडिशनल आयोनाइजेशन। ठीक है,
द गैस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है देयरफॉर टेक्स द फॉर्म ऑफ ए कैस्केड, राइट। कैस्केड का मतलब क्या होता है, एक के बाद दो, वैसे ऐसे ही करके ये एक से दो बने, एक से दो इलेक्ट्रॉन बने, समझे, और फिर दो ने दो बना दिया, आप समझ रहे, ऐसे ऐसे करके, जैसे इससे दो बने थे, मोर देन वन प्रोसेस कैस्केड। हाँ, वो ऐसे करके बनाएगा, समझ गए, रफली लाइक दिस, इस टाइप का ट्री बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बना, राइट। अब ये चारों एक्सेलरेट हो रहे हैं तो इससे भी दो, जैसे इससे दो बने थे इससे भी दो बनते जाएंगे, समझ गए, यू गॉट इट, लाइक दिस। तो इस टाइप से क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, दैट टेक ए फॉर्म ऑफ ए कैस्केड, मतलब एक जो होगा दूसरे को फायर करके बनाएगा, एक दो वो फिर आगे बढ़ाता जाएगा, इज नोन एज टाउनसेंड एवलांच। इसको क्या बोलते हैं, टाउनसेंड एवलांच। तो ये भी एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं भाइवा में कि टाउनसेंड एवलांच क्या है, ये टर्म क्या है। तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जाकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब टाउनसेंड एवलांच की बात करेगा। तो क्या वही चीजें कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले प्राइमरी आयोनाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक सफिशिएंटली हाई वोल्टेज पर रीच करेगा तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनफ एनर्जी होगी कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर पाए, करेगा। अब जो उसके न्यूट्रल सेकेंडरी आयोनाइजेशन, उस आयोनाइजेशन को बोलेंगे सेकेंडरी आयोनाइजेशन, और सेकेंडरी आयोनाइजेशन के एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेकेंडरी आयोनाइजेशन और प्राइमरी आयोनाइजेशन जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों ही एक्सेलरेट होंगे। तो दोनों जब एक्सेलरेट होंगे तो नाउ बोथ आर रेडी टू क्रिएट फर्दर एडिशनल आयोनाइजेशन। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है, गैस, इस टाइप का जो गैस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कैस्केड, और उसी कैस्केड का नाम है टाउनसेंड एवलांच। और इसमें होता क्या है, इन विच ईच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन सच ए कोलिजन can potentially create more free electron by the same process. Townsend avalanche में क्या होता है, in the process of Townsend avalanche each free electron created in such a collision, मतलब जो collision जो हुआ उससे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है वो they can create more free electrons by again striking the out colliding with another neutron molecules, समझ गए। तो उसकी ढेर बन जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इसको एवलांच बोलते हैं। उसका एक पहाड़ बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, लाइक देख रहे हो बढ़ते जाता है बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पाथ लेंथ, राइट। क्या बोला, द फ्रैक्शनल इंक्रीज जो होगा, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पाथ लेंथ इज गवर्न्ड बाय द टाउनसेंड इक्वेशन। वो कौन से इक्वेशन से गवर्न करेगा कि कितने जो होंगे पर यूनिट पाथ लेंथ, मतलब जैसे मान लो कि वो पर यूनिट पाथ लेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो था ऐसे चला था, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है कि कैसे इंक्रीज करे, 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर के हिसाब से इस लाइन पे है, इस लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, समझ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पे एक एडिशनल आयोनाइजेशन क्रिएट किया, इसी को आप ऐसे डुप्लीकेट मान लो, फिर ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो एवलांच इधर की तरफ बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिएटेड जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो वो कितने बढ़ के आएंगे फाइनली, यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पाथ लेंथ, मतलब कितने बढ़े पर यूनिट पाथ लेंथ में यदि क्रिएट करोगे तो वो इक्वेशन कौन से इक्वेशन से निकालेंगे, dn/n इज इक्वल टू अल्फा इंटू dx। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पाथ लेंथ में कितने बढ़े, फ्रैक्शनल कितने चेंजेस हुए, कितने बढ़ते जा रहे हैं, करेक्ट, पर यूनिट का ही बताया। हाँ, वहां पे अल्फा जो है, अल्फा इज ए कांस्टेंट
और इट इज कॉल्ड द फर्स्ट टाउनसेंड कोफिशिएंट फॉर द गैस। अल्फा जो क्या है, अल्फा इज ए कांस्टेंट है जिसको फर्स्ट, हाँ उसको बोलते हैं टाउनसेंड कोफिशिएंट फॉर द गैस, राइट। एक बार सर चेक कर लीजिए। नहीं सही है, ठीक, वो तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। चलो ठीक है, राइट। आगे चले। इट्स वैल्यू इज 0 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज बिलो द थ्रेशोल्ड। वो बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा एक सफिशिएंट वैल्यू आएगा, उसके बाद ही क्या होगा, ये हाँ टाउनसेंड एवलांच जो है अपीयर होना शुरू होएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया देखो, टाउनसेंड एवलांच जो कोफिशिएंट जो है, टाउनसेंड कोफिशिएंट जो अल्फा का वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होता है। तो इस एक्सिस पे अल्फा का वैल्यू है 0 से लेकर के अल्फा इंक्रीज हो रहा है, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो रहा है, करेक्ट। तो ये देख रहे हैं इट्स वैल्यू इज 0, किसकी वैल्यू, अल्फा के, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, करेक्ट। तो अल्फा की वैल्यू 0 है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इससे कम है। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के से यदि नीचे जाएगा वैल्यू, देखो ये वोल्टेज है, करेक्ट। इससे कम यदि वोल्टेज है आपने लगाया है तो यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन, गैस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, राइट, इट विल बी 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये गैस मल्टीप्लिकेशन धीरे 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 इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, समझ गए। और वो उसका देखोगे तो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, dn/d करके जो है वो, जैसे रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन आता है उसी फॉर्म में वो भी इक्वेशन है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा, मतलब एक तरह से ये इंक्रीज जो होगा वो ऐसा होगा, स्लो स्लो, करेक्ट। तो ये एक ग्राफ दिखा है, इट्स वही लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इट्स वैल्यू इज 0 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज बिलो द थ्रेशोल्ड एंड जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ अबव द मिनिमम। मतलब इस मिनिमम से क्या होता है, वो इंक्रीज करने लगता है, जैसे जैसे वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है तो टाउनसेंड कोफिशिएंट का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, यानी गैस मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होता है, चार्ज जो होते हैं वो मैग्नीफाई हो, मतलब एम्पलीफाई होने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या दिखा है, ये प्लॉट ऑफ द फर्स्ट टाउनसेंड कोफिशिएंट, राइट, फर्स्ट टाउनसेंड कोफिशिएंट अल्फा जो है उसका ग्राफ है एज ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए टिपिकल गैस, कोई एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये ग्राफ दिखाया है उन्होंने, ठीक है। चलें आगे। यहाँ पे बात होगी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हाँ, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टिपिकल गैस की बात है, कोई एक गैस, बाकी सारे कंडीशन फिक्स्ड हैं। एक पर्टिकुलर आपका प्रेशर तो होगा ही, मे बी लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या किसी भी प्रेशर पर गैस इनक्लोज्ड हो, तो उस केस में जो एक पर्टिकुलर टिपिकल वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज होगा, जिससे नीचे यदि आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गैस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और उस वोल्टेज से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो गैस मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा। यू गॉट इट, ये इसका मतलब ये हुआ, क्लियर। आगे चलें, ओके। फॉर ए स्पेशली constant field, as in parallel plate geometry, alpha is constant in the Townsend equation. Its solution then predicts that the density of electron grows exponentially with distance as the avalanche progresses. बोला था ना exponential relationship आएगा, तो जैसे जैसे क्या होगा, for a spatially constant field as in parallel plate geometry. पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री जो होती है, पैरेलल प्लेट ऐसे बना सकते हो, या पैरेलल प्लेट का आप ऐसा बोल सकते हो, ये दो पैरेलल प्लेट्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि फॉर स्पेशली कांस्टेंट फील्ड, ये फील्ड जो होता है पैरेलल प्लेट में, ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया जाता है इसके और इसके बीच में, ये दो, वो फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा, कांस्टेंट फील्ड हो जाएगा ना, बोला कांस्टेंट फील्ड,
पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री, पैरेलल प्लेट, ये दो 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 है ना, पैरेलल है बेसिकली। हाँ, अगर उसके बीच में कांस्टेंट फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं कर रहा है, राइट। ये पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री हाँ, बना दी। तो वो बोला उस केस में ये अल्फा जो है आपका, जो जो फर्स्ट टाउनसेंट कोफिशिएंट जो है, राइट, वो उसका जब सॉल्यूशंस देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूशन जो बन के आता है वो आता है उस इक्वेशन जो पहले लिखा हुआ था उसका आता है nx इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस e टू द पावर अल्फा इंटू एक्स। तो ये कौन सा इक्वेशन है, देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, माइनस नहीं है तो घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। तो यही बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे as a result of additional ionizations, means that will grow exponentially with distance। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, पहले यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ ज्यादा होगा, और आपका वही वाला ग्राफ जो दिखाया था वो ऐसे करके बढ़ता जाएगा, इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे बाई फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल लॉ विद डिस्टेंस, वही बात बोल रहे हैं। लेकिन फॉर सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री यदि होगी तो उस केस में डिफरेंट होगा, राइट। जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शनल काउंटर जो यूज होते हैं वो सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री में यूज होते हैं, मतलब उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है। प्रोपोर्शनल काउंटर जो जैसे होता है ना कि भाई प्रोपोर्शनल काउंटर को आपने यूज किया तो पैरेलल प्लेट वाला भी बनाओगे, राइट। आप सर्कुलर भी बना सकते हो, सिलिंड्रिकल भी बना, तो किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में आप बना सकते हो। तो मोस्ट वाइडली यूज जो ज्योमेट्री जो है प्रोपोर्शनल काउंटर की वो सिलिंड्रिकल है, करेक्ट। इसका मतलब ये है फॉर सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री यूज्ड इन मोस्ट प्रोपोर्शनल काउंटर क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन दैट द एवलांच प्रोग्रेसेस एंड द ग्रोथ विथ डिस्टेंस इज इवन स्टीपर। मतलब कि ये जो बोला एक एक्सपोनेंशियल है, राइट। और ये जो यहां पे क्या है कि बोल रहे कि यदि आपने सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री यूज किया, सिलेंडर की तरफ यूज करा, तो सिलेंडर हुआ, सिलेंडर तो पता है, सिलेंडर यदि होगा, सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री जो है वो आपकी ऐसी बनती है, कैसे भी बना लो, राइट। और सिलेंडर ऐसे करके बनेगा, करेक्ट, हाँ ये होगा, राइट। और इधर की तरफ सेंटर में एक एनोड का वायर होगा और बाकी जो होगा वो कैथोड होगा, राइट। तो बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल जब होगा तो उस केस में क्या होता है, इन सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन दैट एवलांच प्रोग्रेसेस। मतलब एवलांच कैसे बनेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में एवलांच जो है बढ़ेगा, लेकिन एवलांच जो बन के आएगा इट विल बी मोर स्टीपर देन पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम दोनों को कंपेयर करें, पैरेलल प्लेट में ऐसा ज्योमेट्री बन रहा है तो ये जो आपका जो सिलिंड्रिकल वाले में जो बनेगा वो और शार्पर होगा, ऐसे करके जाएगा। तो देखो इसका स्टिफनेस ज्यादा है ना कंपेयर टू दिस, ये स्लो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर ऐसे करके जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टीपर होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। ये डिफरेंस होगा सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री में और पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री में। जो एवलांच जो बनेगा, करेक्ट, वो बहुत जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट होगा, हाँ करेक्ट। in the proportional counter the avalanche terminates, कब avalanche रुकेगा, so in the proportional counter the avalanche terminates, कब, terminates when all free electrons have been collected at the anode। कब avalanche रुकता है, तब जाकर के रुकता है जब सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड पे जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, तब जाके एवलांच जो है वो स्टॉप हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, आगे चले। हम्म। ओके,
under the proper condition, the number of secondary ionization events can be kept proportional to the number of primary ion pairs formed, but the total number of ions can be multiplied by a factor of many thousand. इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन का मतलब देखो, अंडर बोल रहा है कि अंडर प्रॉपर कंडीशन, यदि ये कंडीशन हम कोई प्रॉपर कंडीशन यदि हमें मिल जाए तो उस केस में क्या होगा? द नंबर ऑफ सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो बन रहे हैं उसको क्या किया जा सकता है? वी कैन बी केप्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस फॉर्म। मतलब जो सेकेंडरी आयन जो बनेंगे, राइट, वो क्या होंगे? सेकेंडरी आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू द, ये मान लो आपका सेकेंडरी आयन बना, सेकेंडरी आयन जो भी बनेगा, आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू किसके? प्राइमरी आयन के। क्लियर? सो अंडर प्रॉपर बोल रहा है, अंडर प्रॉपर कंडीशन द नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस जो होंगे, नंबर, उसके नंबर जो होंगे वो दे विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्राइमरी आयन। ओके, ठीक है। बट वो बोल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल के, बट द टोटल नंबर ऑफ आयंस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ मेनी थाउजेंड। तो क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल भी होगा, जितने सेकेंडरी आयन जो बनेंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी के प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन प्राइमरी से कई गुना ज्यादा होंगे। कि 1000 टाइम्स, मे बी लाइक 1000 टाइम्स भी हो सकते हैं। वो बोले इन फैक्टर ऑफ मेनी थाउजेंड्स, करेक्ट। तो टोटल नंबर जो बनेगा वो क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ मेनी थाउजेंड। तो इसके जो नंबर ऑफ जो सेकेंडरी आयंस जो बनेंगे, इट विल बी 1000 टाइम्स ऑफ प्राइमरी आयंस। ठीक है। दिस चार्ज एम्प्लीफिकेशन विद इन द डिटेक्टर इटसेल्फ reduces the demand on external amplifiers and can result in significantly improved signal to noise ratio compared with pulse type ionization chamber। इसको समझाइए दोबारा। राइट, ठीक है। देखो, ये जो चार्ज एम्प्लीफिकेशन जो हुआ डिटेक्टर में, ये इतना ज्यादा होता है कि मेनी थाउजेंड्स मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, करेक्ट। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल काउंटर में, वो आयोनाइजेशन चैम्बर का जो पल्स टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर है उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिग्नल बहुत ज्यादा हो गया ना। और वहां तो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या किया? वो तो पल्स टाइप का आयोनाइजेशन चैम्बर है, एक पल्स आएगा और सिर्फ जितने बने उतने ही डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है। ये मेनी थाउजेंड मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका। तो इसलिए इस केस में सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ज्यादा है तो बाहर हमें कोई एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करे। तो एक्सटर्नल एम्पलीफायर का जरूरत नहीं पड़ेगा इस केस में, प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में। यही बात लिखी है। फिर से पढ़ के सुना देता हूं एक बार ताकि क्लियर बात बन जाए। देखो लिखा है, दिस चार्ज एम्प्लीफिकेशन विद इन द डिटेक्टर क्या करेगा? इटसेल्फ रिड्यूसेस द क्या? डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एम्पलीफायर। मतलब एक्सटर्नल एम्पलीफायर की जरूरत कम पड़ेगी। रिड्यूसेस मतलब नहीं जरूरत पड़ेगी, कम पड़ेगी। एंड ये जो चार्ज मल्टीप्लिकेशन जो हुआ वो क्या? एंड द चार्ज मल्टीप्लिकेशन कैन रिजल्ट इन significantly improved signal to noise characteristics, right, compared to pulse type ionization chamber, right। pulse type ionization chamber के कंपैरिजन में ये क्या होगा? इसका जो चार्ज मल्टीप्लिकेशन जो होगा इट विल बी फार बेटर, इसलिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो काफी बढ़िया होगा प्रोपोर्शनल काउंटर में कंपेयर्ड विद द पल्स टाइप आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है जी। Okay. The formation of
The formation of an avalanche involves many energetic electron-atom collisions in which a variety of excited atomic or molecular states may be formed. The performance of proportional counter is therefore much more sensitive to the composition of trace impurities in the field gas than is the case of ionization chamber. What does it mean? ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जो फॉर्मेशन ऑफ एवलांच जो हो रहा है, जो एवलांच जो बन रहा है, उसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं. इट इन्वॉल्व्स क्या? मेनी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन, राइट? समझ गए कि मेनी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन्स का मतलब क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन जो है, देखो एक्सेलरेटेड है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, तो इस तरह के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, इस टाइप के बहुत सारे हैं उसके अंदर जिसके साथ इलेक्ट्रॉन और एटम से इंटरेक्ट कर रहे हैं. एक बात वही बोले, इन्वॉल्व्स मेनी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन्स इन विच क्या क्या हो सकता है? ए वैरायटी ऑफ एक्साइटेड एटॉमिक और मोलिकुलर स्टेट्स में बी फॉर्म्ड. वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है जब वो कोलाइड करेंगे तो. और क्या हो सकता है? क्वांटम स्कैटरिंग हो सकती है. तो वैरायटीज बनी ना, तो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स हो सकते हैं. एटॉमिक स्टेट चेंज हो सकता है उनका, मोलिकुलर स्टेट भी चेंज हो सकता है. समझ गए? तो ये फेनोमेनन उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ वैरायटीज ऑफ इंटरेक्शन मैकेनिज्म है. इसलिए एटॉमिक, वही बोल रहा है कि वैरायटी ऑफ एक्साइटेड एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्टेट्स में बी फॉर्म्ड. वो डिफरेंट स्टेट्स में मोलिकुल्स जा सकता है, डिफरेंट स्टेट्स में एटम्स जा सकता है. तो चूंकि ऐसा होता है एवलांच फॉर्मेशंस में, इसलिए यदि कोई भी जो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है उसके अंदर जो गैस जो बनी, जो डाला है, उसमें कोई भी इंप्योरिटी डालोगे, थोड़ी भी इंप्योरिटी होगी, तो वो क्या करेगा? उसका परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसलिए बोला कि द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर is much more sensitive to the composition of trace impurities in the field gas. यदि उसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ भी यदि फीलिंग है तो उसका वो प्रोपोर्शनल काउंटर के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी कंपेयर टू आयोनाइजेशन चैम्बर के. आयोनाइजेशन चैम्बर में इम्प्योरिटी होगी, वहीं ट्रेस इम्प्योरिटी हो तो उतना इफेक्ट नहीं करने वाली है जितना कि प्रोपोर्शनल काउंटर में होगी तो वो करेंगे. इज इट ओके? चलो गुड. बस हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. हमने एवलांच डिस्कस कर लिया सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर देंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम रीजन ऑफ डिटेक्टर ऑपरेशंस की बात करेंगे. सो वी विल स्टॉप इट हियर, क्योंकि वैसे भी वीडियो का साइज बड़ा हो रहा है, बट एटलीस्ट 58 मिनट्स का जो भी हमने वीडियो बनाया, यहाँ से यदि स्टूडेंट्स को एवलांच के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो मच बेटर. Educational objective is achieved.